अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा देखिए, हमारे नेबर्स में ही अभी पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से इलेक्शंस चल रहे थे इंडिया में। अब हमारे होते हैं ना, एक दिन का इलेक्शन होता है, मतलब ऑब्वियसली कैंपेनिंग वगैरह तो चल रही होती है एंड ऑल दैट, लेकिन वोटिंग डे एक ही होता है। लेकिन इंडिया में आई वाज जस्ट रीडिंग अप ऑन इट, और अब तो रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। इतने ज़्यादा लोग हैं, मतलब द पॉपुलेशन इज सो मैसिव, और बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं अपने इलेक्शंस में। कंप्लीट हो चुके हैं, अ मंथ रिजल्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और बीजेपी और उसके इत्तेहादी ऑल्दो अभी भी मेजॉरिटी के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन बहुत बड़ा धचका लगा है। बहुत से उन इलाकों से, उन हलकों से जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाते थे, वहाँ से बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि क्या हो सकते हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स दिस माइंडसेट चेंज ऑफ द बीजेपी वोटर्स। एंड उसमें बाज़ लोग कुछ फिल्मों के नैरेटिव को कह रहे हैं कि उनकी वजह से असर पड़ा जी, क्योंकि बॉलीवुड इज वेरी इम्पैक्टफुल इन इंडिया, वी नो दैट। एंड बाज़ लोग कह रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स, क्योंकि बाकी सारे तो एक ही तरह की बात कर रहे थे, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बहुत एज इन जो नाकदीन होते थे बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के, उनको बड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। अच्छा, उनके सारे दौर हम में जरा डिटेल में बात करेंगे। वी विल आल्सो हैव अ गेस्ट विद अस, बिकॉज बड़े मजे इंटरेस्टिंग किस्म के वहाँ डायनामिक्स हैं। बट नटशेल आपको ये बता दें कि मोदी लेड अलायंस जो है वो तो सारे जीत गए हैं, लेकिन बीजेपी इटसेल्फ ने काफ़ी लॉस जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा है उन्हें। मोर ऑन दैट लेटर। उससे पहले जरा हम अपने वर्ल्ड अच्छा जी, अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का मैच भी होगा आज आयरलैंड के साथ इन द वर्ल्ड कप, एंड नेचुरली वी वुड एक्सपेक्ट कि इंडिया जीत जाएगा ये मैच, लेकिन इंडिया किस तरह खेलेगा इन पिचेस पे, ये बड़ा ही टेलिंग होगा, खासतौर पे हमारे लिए, बिकॉज अभी हमारा भी बिल्कुल राउंड द कॉर्नर। हमारा कब है बाय द वे? कल है ना? हाँ। अच्छा, अभी क्या हो चुका है उसके बारे में तो आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन, जो डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड, को अपने पहले ही मैच में 1 पॉइंट गंवाना पड़ गया। और हुआ ये कि बारिश के सबब स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच मनसूख हो गया। स्कॉटलैंड ने 10 ओवर्स में बगैर नुकसान के 90 रन बनाए, और सोचें बगैर नुकसान के, और इंग्लैंड को 10 ओवर्स में 109 रन का हदफ मिला। लेकिन ऑफ कोर्स फिर बारिश हो गई और खेल जो था वो खत्म हो गया। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि ग्रुप डी के मैच में नेदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेट से हरा दिया, और ये डेलिस में खेला गया था ये मैच, और इसमें नेदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले नेपाल को बैटिंग दी, जो आखिरी ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई, और नेदरलैंड्स ने हदफ 19वें ओवर में ही 4 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। तो बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, दिन में 2-2 मैचेस हो रहे हैं। शिकस्त इनिंग खेली इंडिया का मैच होगा आज। अमेरिका में मौजूद है पाकिस्तानी टीम भी, T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ है। कौमी टीम अपना पहला मैच कल अमेरिका से ही खेलेगी, मेज़बान अमेरिका से, जबकि आज भारत और आयरलैंड मुकाबले होंगे। पाकिस्तानी टीम को इस मैच पर भी हमने कहा हमारी भी नज़र होगी, पाकिस्तानी टीम की भी नज़र होगी। ये मैच पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि वही आयरलैंड है जिसने पाकिस्तान को चंद हफ्ते पहले बड़ा टफ टाइम दिया था, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप आयरलैंड के आइलैंडर्स बैटर्स के सामने जो है ना, वो आयरिश ही होंगे ना? हाँ, ऑब्वियसली आयरलैंड के आयरिश तो उनके सामने बड़ा कमज़ोर दिखाई दिया था। अब आयरिश बैटर्स ने पाकिस्तान को बड़े बड़े हदफ भी दिए थे, अगरचे पाकिस्तान ने ऑल्दो 2 मैचेस जीते थे, लेकिन एक में शिकस्त का भी मुंह देखना पड़ा था, व्हिच वाज अ सेटबैक। अच्छा, अब हम वो वाली बातें नहीं करेंगे ना, हम वी लाइक टू मूव ऑन। यू नो, हमें ज़रा इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, हमें देखना होगा कि आयरलैंड और भारत के मैच में पाकिस्तानी टीम ज़रा कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि आज का मैच कैसा जाता है इंडिया का भारत के साथ, क्योंकि हमें फिर आगे भारत के साथ मैच भी करना है ना। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ हैं, आजकल हमारे साथ ही होते हैं, और ऑब्वियसली ये सारी वर्ल्ड कप की बातें हम उनके साथ करते हैं। अहमद, ये बताइएगा कि अब तक वर्ल्ड कप के जितने मैचेस हुए हैं, 2-3 जितने भी हो गए हैं, कुछ हाई स्कोरिंग रहे हैं, कुछ पे कम स्कोर नजर आया, तो एक सुपर ओवर भी हो गया ऑलरेडी जी, सब कुछ हो चुका है, तो लेकिन कोई बड़ा अपसेट हमने अभी तक नहीं देखा। तो आपके ख्याल में जैसा टफ कंपटीशन मुतवक्के था वैसा आपको नजर आ रहा है, या फिर इट्स टू अर्ली टू से? देखिए, एसोसिएट टीम्स हैं जो कि बहुत कम क्रिकेट भी खेलती हैं, और जब उनका किसी एक बड़ी टीम के साथ मैच पड़ता है, दे मोर प्रोफेशनल्स। उनके पास ज्यादा तगड़े रिसोर्सेज हैं, उनके पास ज्यादा अच्छे बैटर्स और बॉलर्स हैं, उनके पास अच्छे कोचेस हैं,
उनको प्लान्स अच्छे दिए जाते हैं, सो उनके पैसे अच्छे होते हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप ये चाह रहे हैं कि एसोसिएट टीम कोई उठ के कोई अपसेट कर दे, बार बार कर दे, तो ऐसा है नहीं। लेकिन इनमें से हमने कुछ टीम्स को देखा है, जिस तरह यूएसए ने चेस डाउन किया और बांग्लादेश को क्रिकेट मारी है, जो सीरीज मारी है उन्होंने, अच्छी क्रिकेट खेले हैं। एट द सेम टाइम आयरलैंड की हमने अप्रोच देखी है, जिस अप्रोच के साथ वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी क्रिकेट खेले हैं, वो अप्रोच अच्छी है, लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है। एट द सेम टाइम हमें ये देखना होगा कि जिस तरह अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान के पास अब इतनी तेजी से उनकी क्रिकेट ऊपर जा रही है, और स्पेशली राशिद खान के वहाँ पे सुपरस्टार और नबी की बहुत ज्यादा उसमें खिदमत है उनके मुल्क के लिए। उनको देख के बाकी जो यंग लॉट है सारी, वो भी बड़ी तेजी से क्रिकेट की तरफ जा रही है। तो अफगानिस्तान और आयरलैंड एक ऐसी टीम्स लग रही हैं कि जो कि अगर कोई अपसेट हुआ तो हमें इन दो टीमों से देखने को मिल सकता है। अफगानिस्तान, यू नेवर नो, अगर उनकी बैटिंग क्लिक करती है, दे माइट बी क्वालिफाई कर जाए। अच्छा अहमद भाई, हमारा पाकिस्तान का मैच कल अमेरिका के साथ है। अमेरिका पहले एक मैच जीता हुआ है, बड़े मार्जिन से जीता हुआ है। ज़ाहिर पाकिस्तान को कुछ अटैकिंग क्रिकेट होपफुली खेलेंगे, खेलनी चाहिए भी। व्हाट डू यू थिंक, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिस फॉर्मेट की क्रिकेट है ये और जो पिचेस नज़र आ रही हैं, साइम, आज़म खान और शादाब की जगह है अभी? देखिए, जहाँ तक शादाब खान की परफॉर्मेंसेस हैं पिछले 10 मैचेस के अंदर, वो इतनी कोई खातिर ख्वाह नहीं है, इवन इससे भी पहले की अगर आप बात करें। और जहाँ तक आप साइम की बात कर रहे हैं, साइम तो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं। तो अब मामला ये देखना है कि क्या बाबर आजम और रिजवान ही ओपनर आते हैं, या वो मेक श्योर करते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में रहें, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है हमने देखा वो बिल्कुल वनरेबल नजर आया। वहाँ पे कोई इन्होंने प्लेयर ऐसे इश्तिहार है नहीं हमें नजर आया इस वर्ल्ड कप के लिए, जिसकी वजह से आई वुड प्रेफर कि अगर बाबर आजम नंबर 3 पे आते हैं तो पाकिस्तान के बेटर चांसेस हैं। लेकिन जहाँ तक आप यूएसए की बात कर रहे हैं, आई थिंक पाकिस्तान और यूएसए का कोई चांस नहीं है कि यूएसए मारे। इनफैक्ट पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेल के ये जो एसोसिएट टीम्स के साथ गेम्स हैं, ऐसी पोजीशन के अंदर आना है कि ना सिर्फ वो ये मैचेस जीते, इनफैक्ट अच्छे रन रेट से जीते। बिकॉज यहाँ पे आपको वर्ल्ड कप्स के अंदर होता है ऐसा है कि एंड में आके बात रन रेट्स पे आती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अभी से उसकी प्लानिंग करके जाएं, 1 स्टेप अहेड रहें, ताकि एंड में आके जब रन रेट की बात हो, क्योंकि आपने इन लोगों को, जो एसोसिएट टीम्स को अच्छे रन रेट से मारा होगा, तो ये आपके काम आएगा। ओके, वो तो सब कुछ खैर अभी होना है। अब बताएं कि आज इंडिया भी अपना पहला मैच खेल रहा है और सामने होगा आयरलैंड। अब आयरलैंड ने हमारी बॉलिंग को तो काफ़ी टफ टाइम दिया था। आपको लगता है कि इंडिया के लिए भी ये चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं? देखिए, आयरलैंड ने, जिस तरह मैंने पहले भी बोला, इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं वो अपनी गेम के अंदर, पर एट द सेम टाइम वर्ल्ड कप और एक बायलैटरल सीरीज, दीज आर 2 डिफरेंट बॉल गेम्स। वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और एक अच्छी टीम और एक नॉर्मल टीम में फर्क ही ये होता है कि कौन कितने स्मार्ट तरीके से प्रेशर को हैंडल करती है, अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखती है। और एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया भी एक बहुत बड़ी और प्रोफेशनल टीम है, जिनकी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस ऊपर चल रहे हैं, जिनका सिस्टम बहुत तगड़ा है। अगर आप देखेंगे कि उनका हर प्लेयर के पीछे एक मेथड होता है, एक टाइम होता है, जिसको भी वो लेके आते हैं। उनका कॉम्बिनेशन, आपको हमेशा एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि लगता है कि प्रोफेशनली काम हो रहा है। अब आपको ये एक्सपेक्ट करना कि आयरलैंड इंडिया को मार देगा, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि टफ टाइम जरूर दे सकता है, और अगर ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं आयरलैंड वाले, टफ टाइम देते हैं इस तरह की साइड को, मैच हराना दूर की तरफ है, सिर्फ टफ टाइम भी देते हैं, तो ये भी अचीवमेंट है। भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन दिस मॉर्निंग। अच्छा, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान लाखानी, हमारे साथ ही डेप्यूटी एडिटर स्पोर्ट्स डेस्क। फैज़ान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, हमारा तो मैच कल है, लेकिन आज का मैच भी हम सुबह आते ही हमने बात की कि वी शुड लुक फॉर इट। वी हैव टू बी एक्चुअली लुकिंग एट ऑल द मैचेस, बिकॉज़ अभी तो इतने इनिशियल स्टेज में वी हैव टू सी कि कहां किसकी स्ट्रेंथ है, बिकॉज़ हर किसी का हर किसी से टकरा तो होना ही है। से अभी हमारा पाला पड़ा था और इंडिया से हमारा आमना सामना होना है। सो हाउ क्यों हमें, हमारे लिए ये मैच भी आम होना चाहिए? पहले तो इस पे बात कर लेते हैं जो आज होने जा रहा है। तो पहले ये मैच आपके लिए कल है, हमारे लिए परसों है। यहाँ रात के 11:30 बजे है अभी। और बहरहाल इंडिया का जो मैच है आयरलैंड के साथ, जो
यहाँ पे कल होना है वो भी अहम है। और ऑफ कोर्स आयरलैंड की टीम को अब आप एसोसिएट कंट्री नहीं कह सकते, आयरलैंड के पास अब टेस्ट का भी दर्जा हासिल हो गया और आयरलैंड की टीम अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी है और बतदरीज उसने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी है जहां उसने बड़ी टीमों को टफ टाइम दिया है और ये कह ले कि मुशक्कत करने पर मजबूर किया। तो आयरलैंड को हम शायद थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो गए थे आयरलैंड के अगेंस्ट, बट वेकअप कॉल रही पाकिस्तान के लिए। उसके बाद के मैचेस में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऑफ कोर्स कल के मैच के बाद ही अब ग्रुप की टोन सेट होना शुरू हो जाएगी कि भाई किस तरह से आगे बढ़ेगा हमारा ग्रुप। ऑफ कोर्स इंडिया विल एंटर दिस मैच एज फेवरेट्स और अब जो पाकिस्तान यूएसए का मैच है उसमें पाकिस्तान विल एंटर एज फेवरेट्स। बट अगर कोई अपसेट हो जाता है तो फिर उसके बाद ये कह ले कि ग्रुप में खलबली जरूर मचेगी, बट अपसेट के चांसेस बहुत कम है। अच्छा फैजान, अब खलबली जी खलबली अब वो हो जाएंगे ना बाइलिंगुअल, वहाँ जो पहुंचे हुए हैं इतनी और कम्युनिटीज और पता नहीं क्या क्या हो रहा है डेलिस में। फैजान ये बताएं, पाकिस्तानी टीम का भी पहला मैच यूएसए के साथ है, डेलिस में भी है, आपकी मुलाकात हुई किसी क्रिकेटर से या फिर जो वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो ज़रा फील्स भी आप हमें एक्सप्लेन करें, क्योंकि हर किसी के लिए एक बहुत नई चीज़ है कि यूएस में क्रिकेट हो रही है, वर्ल्ड कप क्रिकेट यूएस में हो रहा है और कैरेबियन में भी, और टेक्सास में तो वैसे ही बहुत पाकिस्तानी इंडियन रहते हैं, मतलब ज़्यादातर पाकिस्तानी तो उधर ही हैं। तो हाउ इज़ द एटमॉस्फेयर? देखिए जो भी ये कह लें कि जो यहाँ पे माहौल बना हुआ है वो साउथ एशियन कम्युनिटी के दरमियान ही बना हुआ है। जो नॉन साउथ एशियंस हैं उनको इतना आइडिया ही नहीं है। इनफैक्ट वर्ल्ड कप के जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं। जो वॉलंटियर्स ऑपरेशनल कामों में साथ लगे उनको भी ये नहीं पता कि क्रिकेट में हो क्या रहा है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया स्पोर्ट है। जो यहाँ पे एक चीज जो मैंने महसूस की कि साउथ एशियन कम्युनिटी के अलावा दीगर कम्युनिटीज का इंटरेस्ट क्यों नहीं है, उसकी वजह ये कि इतनी ज्यादा ब्रांडिंग यहाँ पर, इतनी ज्यादा तशहीर यहाँ पर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की नहीं हो रही है। एयरपोर्ट पर जिस तरह हम इंडिया गए थे जब पिछले 50 ओवर वर्ल्ड कप में, या इससे पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, हर एयरपोर्ट पर तशहीरी बोर्ड नजर आते थे, ऐसा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ना ही सड़कों पर या आप कोई होर्डिंग देखते तो वो चीजें भी यहाँ पे नजर नहीं आ रही। बहुत लिमिटेड इसकी ये कह ले के तशहीर हो रही है। तो उसकी वजह से भी जो नॉन क्रिकेटिंग नेशंस है उसमें इतनी ज्यादा अभी तक अंदाजा नहीं हो पाया या ग्रिप नहीं हासिल कर सके। और प्लस जो टिकट की प्राइसिंग है उस पर बड़ा लोग सवाल कर रहे हैं कि टिकट महंगे रखे हैं। अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं क्रिकेट को यूएस जैसे कंट्री में, तो टिकट के प्राइस ऐसे रखे कि नया व्हाट इज द प्राइस लाइक? फॉर इंस्टेंस जो चले जो स्टार मैचेस हैं उनके तो हमें पता है कि अब तो रीसेल हो रहे हैं टिकट्स, बट अगर किसी को आयरलैंड इंडिया का मैच देखना है या एटसेट्रा कोई अमेरिका पाकिस्तान का मैच देखना है तो क्या है प्राइस मिनिमम? देखिए स्टार्ट्स फ्रॉम 40-75 और उसके बाद ऊपर डॉलर्स में जाती है। बट आप यहाँ पर अगर दीगर जो मशहूर स्पोर्ट्स की यहाँ पर टिकट की प्राइस देखें तो 5 से 8-10 डॉलर के दरमियान होती है। जब भी आपको प्रमोट करना है ना, अगर आपका इरादा यहाँ पे खत्ते में क्रिकेट को प्रमोट करना है तो फिर आप ये ना देखें कि हमें टिकट से रेवेन्यू जनरेट करना है। फिर नहीं दिस इज अ लॉट। और वैसे ही अमेरिका में इन्फ्लेशन का एक बहुत मेजर इशू बना हुआ है। उनके इंतखाबात भी आ रहे हैं, पीपल आर रियली कंसर्न्ड अबाउट टिकट 8-10 हजार डॉलर के जा रहे हैं। That is so true. That is... वो पाकिस्तानी या इंडियन डॉक्टर ही खरीद रहे होंगे। अब मुझे बताएं कि क्या आपको नजर आ रहा है हमारा टीम लाइनअप? शादाब होंगे, आजम होंगे? देखिए शादाब का चांस इसलिए नजर भी आ रहा है कि इमाद वसीम नहीं होंगे। इमाद वसीम की जो इंजरी थी उससे रिकवर नहीं हो पाए, साइड स्ट्रेन है। और आज बाबर आजम ने यहाँ पे मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने कंफर्म किया कि जो यूएसए के साथ पाकिस्तान का मैच है उसमें बाबर आजम उसमें इमाद वसीम पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं होंगे। तो ये एक चीज पाकिस्तान के लिए कंसर्न यहाँ पर है कि इमाद वसीम फुल फिट नहीं है, तो इससे ज्यादा और अपॉर्चुनिटी है। तो क्या वैसे उनकी इंजरी भी हमारे लिए कंसर्निंग है? व्हाट डज इट सीम लाइक? कब तक वो फॉर्म में वापस आ जाएंगे? देखिए अगर आप पिछले हमारे T20 की परफॉर्मेंस देखें तो उसमें अगर किसी की परफॉर्मेंस ऐसी रही है जिसको हम नोटेबल कह सकते हैं तो उसमें इमाद थे, इसीलिए तो हम परेशान हैं। अच्छा राइट फैजान, अब आजम खान का भी बता दें, कल हम बड़ा एक्सटेंसिवली बात कर रहे थे आजम के हवाले से और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम भी उन्होंने अपना पूरा क्लीन आउट कर दिया है। कोई आपने उन्होंने देखा है कि प्रैक्टिस कर रहे हों, कोई मोरल उनका, मतलब कुछ बता सकते हैं?
नहीं, प्रैक्टिस में तो बिल्कुल ही नॉर्मल रहे और आज भरपूर अंदाज में साथी खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करते रहे। मस्ती मजाक भी जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्लेयर्स का होता है वो भी जारी रहा। बट ऑफकोर्स देखें, जब किसी भी नौजवान खिलाड़ी को इस तरह बुली किया जाता है तो उसके ऊपर असर तो आता है। हम अनफॉर्चुनेट बात यह है हमारी कि हम प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ को, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते और हम अपने चंद व्यूज के लिए, अपने कुछ इंप्रेशंस के लिए प्लेयर्स के बारे में वो बातें कर जाते हैं कि जिससे प्लेयर्स की जिंदगी पे काफी असर पड़ता है, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पर काफी असर पड़ता है। तो ये चीज ठीक है, आप आजम खान की फिटनेस पर बात करें, आप आजम खान की परफॉर्मेंस पर बात करें, बट जो आजम की जिस अंदाज में बुलिंग की गई, जिस तरीके से उनको ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे, पर्सनल अटैक्स किए गए, नेम्स कॉल हुए, वो चीजें बड़ी नामुनासिब थी। आज इनफैक्ट बाबर आजम से भी जब बात हो रही थी, उन्होंने बहरन ये बात शादाब के रेफरेंस में कही, बट आजम के लिए भी ये बात काफी फिट बैठती है कि जब कोई प्लेयर डाउन होता है ना, तो बहुत जरूरी है कि उसको पूरी तरह सपोर्ट किया जाए, पूरा बैक किया जाए, क्योंकि जो गिर रहा होता है उसकी अगर आपने मजीद उसको खींच के नीचे गिराया तो फिर दोबारा उठ नहीं पाता। तो अगर कोई लड़खड़ा रहा है, कोई किसी का बुरा वक्त चल रहा है, तो उसको सहारा देने की जरूरत है। तो हम तो फैजान ये एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं कि एज टीम तो वो सारे बड़े यूनाइटेड होंगे और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। हम तो उनका जो उन्होंने अपने सोशल्स मिटाए हैं और सब कुछ उन्होंने डिलीट किया है, नेचुरली हर्ट तो हुए होंगे और वो आप कह रहे हैं ऐसा ही इफेक्ट भी कर रहा है, बट गुड टू नो कि टीम इज सपोर्टिंग हिम एंड विद हिम टोटली। करते ही हैं अब शादाब भी माशाल्लाह इस परफॉर्मेंस के बावजूद इतने मैचेस खेले ही जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं है उन्हें मिल रही अपनी टीम की तरफ से। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका फैजान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंजॉय यूएस डैलस से बाय द वे फैजान हमारे साथ। यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि जो लोग जा सके होंगे देखने के लिए या फिर जो वहाँ रहते हैं, What a unique experience to be in the US for cricket and Caribbean। मतलब वरना कौन जाता है जब तक बहुत ज़्यादा दौलत ना हो। एक उम्मीद की किरण पैदा हुई हमारे खित्ते में कि जो नफरत अंगेज़ एक बड़े सगीर की सियासत में एक ट्रेंड था ना, चाहे हम बॉर्डर के उस पार देख लें, यहाँ भी कुछ अर्से पहले तक देख लें, जो नफरत की सियासत है वो ऐसा लग रहा है कि वो बैक सीट लेने जा रही है। ऑल्दो नरेंद्र मोदी दोबारा से इंडिया के वज़ीर आज़म बन जाएंगे कंफर्टेबली, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से उनके वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो पहले उनके हाथ में थे अब नहीं रहे। और हुआ यही कि भारतीय मीडिया के तमाम एग्जिट पोल जो हैं वो गलत निकले और भारतीयों की ज़बान में मोदी का गोदी मीडिया कुछ और कहता रहा, मगर नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ निकले और भारतीय इंतखाबात में मोदी की नफरत और इंतहा पसंदी की सियासत को बड़ा धचका लगा। बीजेपी का लोकसभा में अब की बार 400 पार का नारा वो बिल्कुल ही हसरत बन गया और 300 भी बड़ी मुश्किल से पार होने लगे। बीजेपी के इत्तेहाद एनडीए ने 293 नशिस्तें जो हैं सीट्स पर बरतरी हासिल करके लोकसभा में अक्सरियत तो हासिल कर ली, लेकिन बीजेपी का अकेले ही अक्सरियत हासिल करने का ख्वाब जो था वो पूरा ना हो सका। बीजेपी को अब तक 240 नशिस्तें हासिल हुई हैं, जबकि कांग्रेस के अपोजिशन इत्तेहाद को 232 नशिस्तें अब तक कंफर्म हो चुकी हैं। मोदी की जमात को अयोध्या की उस सीट पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इमेजिन कीजिए जहां हाल ही में बड़े जोरों शोर से अयोध्या फैजाबाद की हम बात कर रहे हैं, जहां अभी राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया था बादशाही मस्जिद की जगह, उसको गिराकर। इसके अलावा बादशाही मस्जिद नहीं थी वहां, वो बाबरी मस्जिद गिराकर। इसके अलावा और भी बहुत से इलाके हैं जो उनका गढ़ तस्वुर किए जाते थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश जिसमें बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, वहां भी ऑपोजिशन इत्तेहाद ने कामयाबी समेटी है और इसी तरह और भी बड़े अफसर देखने को मिले हैं। इंतखाबी नताइज के बाद कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी बड़े रिलैक्स भी नजर आए। मोदी इससे पहले क्या दावे करते नजर आते थे, ये भी सुन लें। लेकिन हुआ तो इसके उलट ही, और जो हुआ उस पर भी जरा इज़हार ख्याल सुन लीजिए। इस तकरीर में भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, आपको पता है ना, वो हमेशा ही जहर उगलते हैं, नहीं उगला, क्योंकि प्रॉब्ली उन्हें वो पल्स ऑफ द नेशन शायद समझ में आ गया। वी आर होपिंग कि अब तो वैसे काफ़ी लोगों को बहुत कुछ समझ आ गया है, तो आ जाना चाहिए। लेकिन इस नताइज से पहले राहुल गांधी ने एग्जिट पोल्स के हवाले से क्या कहा था वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। गाना भी बहुत अच्छा है वैसे। अच्छा जी, सिद्धू मूसेवाला बड़ा मीनिंगफुल है, मतलब वो तो बड़ा एक मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादातर आपको पता है ज़रा गोदी मीडिया के तौर पर, मोदी का गोदी मीडिया उसे इंडिया में एक टर्म बना ली थी उन्होंने। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे थे उमा, जिनमें से एक मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ, ध्रुव रति। वो उनके 10 मिलियन प्लस सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में है यूट्यूब पे। वो
मोदी और उनकी पॉलिटिक्स और बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत का स्टेप बाय स्टेप लिटरली पोस्टमार्टम करते थे। और सो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे और लोग भी हैं जिन्होंने ये चेंज लाने में मदद की है। एब्सोल्युटली, और वो अब मदद का क्या ट्रांसलेशन होगी, दैट ऑफ कोर्स रिमेन्स टू बी सीन। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब हम एक नया इंडिया किस किस्म का देखेंगे जहां मोदी की वो पावर नहीं, उस तरह अक्सरियत का एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो नज़र नहीं आ रहा, और उनकी अपनी बातों में भी नज़र नहीं आ रहा। शेरी रहमान साहिबा, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ हैं। शेरी साहिबा, क्या हाल है आपका? किस तरह आपने, ऑब्वियसली आप तो वर्ल्ड अफेयर्स को वैसे ही फॉलो करती हैं, और इंडिया में इलेक्शंस वाज अ वेरी बिग डील और उसका इम्पैक्ट पूरे खित्ते पे ही होता है। हाउ डिड यू सी दिस इलेक्शंस, और ख़ास तौर पे अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया हुमा। ये तो दुनिया का कहा जा रहा है सबसे तवील और बड़ा मतलब पॉपुलेशन वाइज इलेक्शन था, और वक्त भी काफ़ी लगा, और इतने सख्त गर्मी में ऐसे मौसम में ये इलेक्शन हुआ है। तो दूसरी बात ये कि देखिए आज सब हर जगह ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान या इंडिया, और उनका ऑफिशियल नेम भारत भी है, ने अब नफरत को के खिलाफ वोट दिया है, और एक ये एग्जिस्टेंशियल चेंज है। मैं समझती हूँ कि जितना भी हम चाहें ये एग्जिस्टेंशियल या बुनियादी जिसे कहते हैं इन हिंदुस्तान की सोच का जरूर अक्कासी करता है, लेकिन ये एग्जिस्टेंशियल चेंज नहीं कहा जाता, क्योंकि बहुत आई थिंक बड़ी चेंज है कि उनकी कांग्रेस और इनके जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज थी जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, और बहुत इनका बयानिया फर्क रहा है अकलियतों, औरतों और दूसरों की तरफ, और एक लिबरल लेफ्ट बेस बयानिया रहा है, वो अब उभर के सामने आए हैं। कुछ मैं कह सकती हूँ कि मोदी सरकार की इंतहा पसंद सियासत की वजह से, क्योंकि खासतौर से यूपी जैसी रियासत जो रीजन जो है, स्टेट है उनकी, जो कहा जाता है गेटवे टू दिल्ली है, वहाँ तो इन्होंने जो किया है उसका इनके सामने शाखसाना नजर आ रहा है। जो वहाँ मुसलमान भी बहुत हैं और सबसे पॉपुलस स्टेट है, और वहाँ उन्होंने जो बातें की हैं मुसलमानों के खिलाफ, और आपको पता है राम मंदिर भी हर तरफ, उन्होंने एक इंतहा पसंदी जो कि एक लंबी रविश शुरू कर दी थी। ये सवाल हमें करना चाहिए कि क्या ये रुकेगी कि नहीं, और क्या ये इलेक्शन सिर्फ इस पर हुआ है? नहीं, मैं समझती हूँ वो जो 400 बार पार का उनका नारा था, उसमें इसलिए ब्रेक लगा है जी, क्योंकि बेरोजगारी जिसके खिलाफ ज्यादा मेन स्ट्रीम इंडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो आप कह रहे हैं ना गोदी मीडिया, बिल्कुल सही नाम लिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कबूतर की तरह आंख बंद की हुई थी जी। खास तौर से फार्मर्स की जो किसानों की जो सख्त बुरे हालत थी, फार्मर डिस्ट्रेस जिसे कहा जाता है, वो बहुत एक उरूज पे थी। और दूसरी बात बेरोजगारी, कम अज कम नौजवान नस्ल में जो 2/5 अभी इंडिया के 25 साल से कम उम्र है। अच्छा शेरी साहबा, एक और भी आपसे बात करेंगे कि जाहिर है हमने अपने यहाँ भी देखा और हमने इंडिया में बड़े अरसे से देख रहे हैं, नफरत की सियासत बड़ी हावी थी, सेकुलर्स को शिकस्त हुई। अब भारत में ऐसा लग रहा है जो सेकुलर सोच वाली सियासी पार्टियां हैं, जो लोग हैं, उन्होंने कम बैक किया है। तो एक उम्मीद तो जरूर पैदा होती है पूरे खित्ते के लिए ही कि नफरत की सियासत का कहीं ना कहीं बुरा अंजाम जरूर होता है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी, अब ऑल्दो नरेंद्र मोदी वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, सरकार उन्हीं की होगी, लेकिन क्या उनका रवैया कुछ तब्दील होगा इस मरतबा? वो कम हॉस्टाइल होंगे पाकिस्तान के साथ, मे बी दोनों ममालिक में कुछ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन की तरफ बात आगे बढ़ सके? जी मैं समझती हूँ कि हमारी सोच तो ये रहती है हमेशा। आपको याद है जब ये पहली दफा आए थे तो बहुत यहाँ पे स्पेकुलेशन हुई थी कि शायद एक राइट विंग गवर्नमेंट, यानी कि जिस तरह पहले पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट रही हैं कि ये एम्पावर्ड होती हैं मतलब कोई तब्दीली लाने में, तो इन्होंने तो खैर आपके सामने, हम सबकी तारीख हमारे सामने है, 2019 में उन्होंने कश्मीर के साथ किया जो, और इनके मंशूर में भी आज़ाद कश्मीर का नाम है कि उस पर भी वहाँ भी होना चाहते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है बहुत अहम है कि ये अब जो सेक्युलर पार्टीज ने कम बैक किया, जाहिर है वो जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए तो ये बहुत एक रिलीफ की घंटी है
और मगर मुझे नहीं पता कि खित्ते में इससे कोई, हम तो चाहेंगे जरूर हो, मगर खित्ते में उनकी जो गरज बरस थी कि पाकिस्तान दहशतगर्द है और उनके अपने मुसलमानों को वो कहते थे दरअंदाज हैं जी, तो मुझे नहीं पता कि उनकी, क्योंकि सरकार डिपेंडेंट होगी तो ऐसी तंजीमों पर, रीजनल तंजीमें, तेलुगु देशम और जो नीतीश कुमार और जनता दल, दोनों के रिकॉर्ड्स एंटी माइनॉरिटी नहीं रहे हैं। और नीतीश कुमार तो काफी आगे पीछे रहे हैं, पहले इंडिया अलायंस में भी थे, तो उनकी सरकार इन पर बिल्कुल डिपेंड करेगी। उनका रोल क्या होगा ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मोदी की जात, उनका ब्रांड जो है वो मैं नहीं समझती तब्दील होगा, और उनकी जहां भी उनको लचक मिलेगी वो कोशिश करेंगे कि अपनी इंतहा पसंद सियासत, एक्सक्लूजन की जो सियासत है वो जारी रखें। और देखिए उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज खित्ते में वो चीन को समझते हैं, जबकि इन्होंने इलेक्शन में पाकिस्तान के खिलाफ खासा ढोल बजाया, जो हमारे इलेक्शन में हिंदुस्तान इस तरह इशू नहीं होता, आपने देखा होगा, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का खासा ढोल बजाया है, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इतना ऑब्सेशन अभी तक आपको पाकिस्तान से है, जो आप कहते हैं आप आगे निकल गए, राइट। तो उनको सबसे बड़ा चैलेंज खास तौर से गलवान के बाद चीन से है, और वो चीन से अपनी कंपटीशन इस वक्त को पर फोकस कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी, और उनका बॉर्डर भी हॉट रह सकता है जी उनके साथ। हमारे साथ वो मैं नहीं समझती कि अनलेस उनको बिल्कुल दीवार से लगाया जाए वो अपना बयानिया पाकिस्तान की तरफ तब्दील करेंगे। अगर वो बयानिया नहीं तब्दील करेंगे तो पाकिस्तान के पास कोई स्पेस नहीं होगी जी, जो होनी चाहिए। लेकिन हम तो चाहते हैं तिजारत खुले और सब कुछ, मतलब खित्ते में कोई इस तरह काम आए, वो रैशनल जिसे कहते हैं ना, कोई ना, अगर वो अपने पाकिस्तान के लिए बयाने तब्दील कर लेंगे तो फिर सियासत किस बात पे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विद अस दिस मॉर्निंग। बहुत एस्पेक्ट्स हैं एक्चुअली इस इलेक्शन के रिजल्ट्स के, खासतौर पे इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर जो बनाने की कोशिश करता है, और उसके बाद ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी जगह भी चाहता है। बड़ी चीज़ों को जो है इन इलेक्शंस की वजह से मोदी हिमसेल्फ और उनकी पार्टी बीजेपी को तो डेंट पड़ा ही है। वो एग्जाम्स ही क्या जिसमें पर्चा आउट ना हो। हाँ। मतलब आपको कितनी मेरी अजीब और बुरी बात लगी होगी, बट आई एम सॉरी दैट इज द केस हियर इन कराची। एटलीस्ट लगा रहे थे ना, कोई एग्जाम नहीं होता जिसका पर्चा पहले आउट कौन सा पर्चा है। अच्छा पता है क्या, इंटरबोर्ड जो है वो मानता भी नहीं कि पर्चा आउट हो गया है। वो कहते हैं कि हमने 45 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले पहुंचा दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पे आ गया। अब बच्चे के पास अगर 10 मिनट भी हैं तो वो जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है, हमारे ज़माने में तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता था, वो तो आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है ना कि उसने 30-35 नंबर तो मिल जाएंगे। दैट किल्स द होल पॉइंट ऑफ अ टेस्ट, एन एग्जाम, कि आपको कितना याद है, कितना आपने समझा, दैट किल्स द होल प्रिंसिपल बिहाइंड इट। आपको ये लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ कि भाई सोशल मीडिया पर पर्चा अगर आ गया तो वो आउट होना नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली इंटरबोर्ड का मौक़िफ़ है। सुने, हमारे शो में था, अगर कोई इन्विजिलेटर वगैरह उसको जो है वो व्हाट्सएप पे शॉट लेकर जो अगर बाहर भेजता है, ये पेपर जो है वो आउट होना नहीं कहलाता। पेपर आउट होता है जब पेपर शुरू होने से रात को आउट हो जाए, सुबह सवेरे आउट क्या होता है तो वो उसको आउट कहते हैं। जब आप अंदाज़ा लगाएं कि 9 बजे पेपर होता है, तो अगर ये 8:30 से पहले या 8:40 तक सेंटर में पहुंचा दिया जाता है, अगर 9:30 शुरू होता है तो 9 बजे तक पहुंचा दिया जाता है। अगर उसके बाद ये सोशल मीडिया पे आता है तो इसको आउट नहीं कहते। तो उसको आउट ना कहें तो उसको क्या कहें? मतलब ये अंडरस्टैंडिंग इनकी और ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अजीब सी लगती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स और मोबाइल फ़ोन छुपाना और वो सारे अलग सिलसिले हैं। सो क्या हमें बेसिक बुनियादी तब्दीलियाँ लानी हैं अपने तालीम के निज़ाम में, और पर्टिकुलरली वैसे तो प्राइवेट के भी बहुत सारे हालात अच्छे नहीं हैं एक्सेप्ट द फ्यू एलीट स्कूल्स, लेकिन हमारे ओवरऑल निज़ाम तालीम में क्या खामियां हैं कि बच्चे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो चीटिंग कर रहा है, टीचर्स भी उसकी मुआवनत कर रहे हैं और ये सिलसिला अजीब लगता है। शहजाद रॉय हमारे साथ हैं, एजुकेशन एक्टिविज्म करते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और इनके इसके अलावा भी बहुत सारे इंट्रोडक्शंस हैं, वो आप जानते हैं। वो तो आप जानती हैं शहजाद। इट्स ओके टू चीट एंड देन पेपर निकल जाए तो क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा ही निकला होगा, कितना पढ़ लिया होगा बच्चे ने, 20 सेकेंड अगर
अगर 20 मिनट पहले भी निकला हो, अगर सोशल मीडिया पर पर्चा देख लिया पहले। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बट मैं सोच रहा था कि आप लोगों को एक अवार्ड मिलना चाहिए रोज सुबह उठने के लिए। मिलना तो चाहिए, इम्तियाज या सितारा ईसार इस तरह की कुछ, उसने कारकर्दगी तो बनता ही है। ये हम अब आपका ये क्लिप जो है ना इसको बार बार चलाएंगे ताकि कुछ ना कुछ हो, लेकिन पहले ये मसला तो हल कर लेना, यहाँ क्या हो रहा है। एरियल व्यू मैं चाहता हूँ आप लोग अगर इससे बाहर निकलें तो I'll be able to better explain के इशू है क्या जी। लेकिन ये एक बैड न्यूज़ है। लेट मी गिव यू गुड न्यूज़ फर्स्ट दैट आप लोगों की शो पर आके ये कहता रहा हूँ कि टीचिंग इज़ अ साइंस। जैसे मेडिकल एक साइंस है, इंजीनियरिंग एक साइंस है, टीचिंग भी एक साइंस है। इफ़ यू नॉट अलाउड कि आपको एक हड्डी जोड़ने की इजाज़त होनी चाहिए बिकॉज आप एक बहुत अच्छा मॉर्निंग शो करते हैं, इसी तरीके से किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो टीचर बन जाए अगर उसके पास रेलेवेंट डिग्री नहीं है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सिंध के अंदर खान इन्वॉल्व हुआ, हम इन्वॉल्व थे, दूरबीन हमारी NGO, और एक स्टेटा जो यहाँ की सिंध की टीचर की एजुकेशन की अथॉरिटी है, एक टेस्ट लिया गया और हमने ये कहा कि जो भी B.Ed डिग्री करके आते हैं उनको एक लाइसेंस लेना चाहिए और फिर उनको सीधा, वैसे 14 ग्रेड में टीचर्स आते हैं, सीधा 16 ग्रेड में जाएं। सो ये एक टेस्ट भी हुआ जो कि हमारी दूरबीन ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग कवर करते रहें, जो टीचिंग की डिग्री को कोशिश कर रहे हैं एक्सीलेंस की तरफ ले जाए। 600 टीचर्स क्लियर किया जो कि अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा उनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस टू टीच। ये तो होगी गुड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि पूरे सिंध से 4,000 लोगों ने टेस्ट दिया जिनके पास B.Ed ज़बरदस्त डिग्रीज थी, सिर्फ 16% लोग पास हुए। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये तो मैंने आपको गुड न्यूज़ भी दे दी, फिर आपको बताया कि बैड न्यूज़ ये है कि सिर्फ 16% पास हुए। अब मसला ये है कि आप बात करें चीटिंग की, मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि अगर ये चीटिंग ना हुई होती और पेपर आउट ना हुआ होता तो क्या हमारे मुल्क में अगर ये बच्चे पढ़ के आके टेस्ट दे के पास कर लेते तो क्या हमारे मुल्क में इन्वेंशन होना शुरू हो जाती? आइडियली तो होना चाहिए ना, अल्टीमेटली तो हमारा गोल ये है कि हमारे मुल्क के अंदर स्टूडेंट्स और बेहतर क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी मुल्क के अंदर कि तालीमी निज़ाम काम कर रहा है, वो ये होता है कि क्या इस मुल्क इन्वेंशंस हो रही हैं या नहीं। रिसर्च R&D क्या है, रिसर्च भी हो रही होती है बट इन्वेंशंस हुई है, और हम समझते हैं मुस्लिम शावर हमारी इन्वेंशन है, वो हमारी इन्वेंशन नहीं है, वो भी किसी और ने इन्वेंट किया। अच्छा शहजाद, मैं आपको इधर रोक रही हूँ क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है एंड वी वुड लाइक कि आप भी अपनी राय और फीडबैक वगैरह इसमें दें, क्योंकि दुनिया में हमारे से 1/10 आबादी वाले मुल्क हैं जो बहुत कुछ हैं। द फ्लॉज इन द होल सिस्टम कि हमें कोई सिरा पकड़ के उसे ठीक करने की अगर कोशिश करें, जो कि शहजाद रॉय और इनके इदारे जैसे कि स्कूल हम आपको दिखा चुके हैं, और दूरबीन जो इनका इंस्टीट्यूट है जो कि टीचर्स ट्रेनिंग पे काम कर रहा है, उसका एक बैच ग्रेजुएट होकर अब नौकरियाँ कर रहा है, पढ़ा रहा है। आपने अब तक तो आइडेंटिफाई कर लिया होगा शहजाद के हम कहाँ से ठीक करना शुरू कर सकते हैं। और शहजाद आपकी बातों से ये भी लग रहा था, अभी हम ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे, कि मतलब एग्जामिनेशन द वे इट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री एंड द एजुकेशन सिस्टम, वो इन इटसेल्फ ही रिडंडेंट एक चीज़ होती है। तो अगर लोग पास भी कर लेते ये टेस्ट बगैर चीटिंग के तो क्या इन्वेंशंस होती? तो जवाब ये कि इन्वेंशंस नहीं हो रही हमारे मुल्क में। उसका रीज़न ये है कि देखिए पेपर आउट होना, चीटिंग होना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इसको नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। बट बात यह है कि पेपर डिज़ाइन ऐसे किया जाता है दुनिया के अंदर, और जैसे हमने जब लाइसेंसिंग का टीचिंग का कराया कि ओपन बुक भी अगर आप ले आएँ तो मुश्किल होगा आपको चीट करना। आप ओपन बुक की इजाज़त दे दें, आप पेपर दें और ओपन बुक दें, उसके बावजूद वो चीटिंग नहीं कर पाएंगे। पेपर ऐसे डिज़ाइन होता है कि उसको सोचना पड़ेगा, कोई वर्किंग करेगा, उसकी सोच बीच में निकलेगी। भाई ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं किंडरगार्टन में आ जाऊँ तो सवाल ये है कि हुमा अगर बुक पढ़ रही हैं और किताब में लिखा है अली जब घर से आता है तो वो रास्ते में एक बैंक देखता है, एक फलाना देखता है, एक घर, ऐसे नहीं होता। आप हुमा से पूछेंगे हुमा जब तुम घर से आती हो तो क्या देखती हो, तो वो अपना बताएगी, अली अपना बताएगा, सब अपना बताएंगे। तो एक अपनी सोच का निज़ाम, हमारी किताब में लिखा होता है अली जब घर से निकलता है तो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ता है, नहीं यार हो सकता है वो क्रिश्चियन हो, वो कुछ और करता हो, या कुछ और करता हो। तो ये जो, और इसी को अपना मैट्रिक में ले आओ और इंटर बोर्ड पे ले आओ, तो बच्चे को अपनी सोच इस्तेमाल करनी पड़ेगी पेपर देने के लिए, बुक का सहारा लेकर भी वो नहीं कर पाएगा। सो ये पूरा सिस्टम रीडिज़ाइन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, आपके शो पर भी आके बात करते हैं। आई विश कि आज से जब 10 साल बाद या 5-7 साल बाद मैं आपके प्रोग्राम पर आऊँ तो हम ये गुफ्तगू ना करें। लेकिन शहजाद आपको लगता है कि आज से 5-10 साल बाद हमारा ये जो निज़ाम ऑफ नंबर 1 एजुकेशन एंड देन असेसमेंट्स,
ये सब कुछ बदल जाएगा। माना कि आपकी बड़ी कोशिश है और काफ़ी चेंजेस आप ला भी रहे हैं, बट वी आर लुकिंग एट अ वेरी ग्रैंड पिक्चर। तो ये 10 सालों में आप देख रहे हैं, लिटरली 50 साल वाली बात है, माइंडसेट्स बदलने वाली बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या एग्जांपल है, नमक में पानी, आटे में नमक बराबर है। लेकिन उसका पैराडाइम इतना बड़ा है कि लाइसेंसिंग इस रीजन में शायद कम जगहों पर है और हम ले आए। मुझे लगता है कि इन अबाउट 5-6 ईयर जिस हिसाब से दुनिया चेंज हो रही है, जिस हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशंस को मौका मिल रहा है, ये निज़ाम चेंज हो जाएगा। ये इस तरह का इम्तिहान और ये सब ये बहुत गड़बड़ है। आई होप दैट विल बी एबल टू चेंज इट। अच्छा, ये बच्चों से क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि वो खुद से इतने एथिक्स का ख्याल रखेंगे कि चीट नहीं करेंगे, या ये सारी जिम्मेदारी एक तो हम कुछ एथिक्स तो बच्चों में भी इनक्लूड करते हैं ना ड्यूरिंग द तरबियत। देखिए, एथिक्स जो होती है ना, ये किताब से पढ़ाने से नहीं आती। हाँ। ये हमेशा मल्टीपल इंटरवेंशंस होती हैं और ये बच्चा हमेशा सबसे पहले देख के सीखता है। हमारे मुल्क में जब हमने कानून चेंज किया, जिसमें आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की थी बच्चों को मारने की, उस मारने के कानून चेंज करने से ये थोड़ी हुआ कि आज माँ बाप नहीं मारते और टीचर नहीं मारते। सिर्फ हुआ ये कि जो मारता है पकड़ा जाता है। तो मारने का कल्चर जो है वो बचपन से शुरू होता है। पहले माँ बाप मारते हैं, फिर उस्ताद मारता है, फिर SHO मारता है। तो ये एक आप देख के, तो ये चीटिंग का कल्चर उन बच्चों को आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये पूरा एक हमारा मॉरल डिलेमा है। सहूलतकार है, और फिर वही बच्चे उसी निजाम के एडमिनिस्ट्रेटर भी बन रहे हैं। बिल्कुल। सो वो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट्स भी हैं, जाहिर है गैर जिम्मेदारी तो है, लेकिन एट द सेम टाइम दे डोंट थिंक दैट इट्स अ बिग डील। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। मतलब ये नहीं है कि 2-4 फ्रेंड्स मिलके एक दूसरे के पेपर देख के चीट कर रहे हो, ये दीज आर गैंग्स। देखिए, सोल्यूशन ये है, अगर आपने एक इशू उठाया चीटिंग है, मगर आप छोटी बात करूं जो कि मुझे लगता है बहुत ही सुपरफिशियल गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं कह देता हूँ कि पेपर का जो तरीक़ेकार है, अगर आप उसको ऐसा बना दें कि ओपन बुक के बावजूद भी बच्चा चीटिंग ना कर सके, तो कल से ये मसला खत्म हो जाए। नहीं तो आप उसके बाद प्रोटेस्ट सुन सकते हैं बच्चों के, कि जब वालिदैन भी सामने आ जाएंगे कि जी पेपर ऐसा आया कि जब तक टीच भी ये नहीं किया था, इस किस्म की चीजें होती हैं। फिर आपके पास इतनी ज़बरदस्त लॉजिकल आर्गूमेंट होनी चाहिए, बिकॉज आप कम्युनिकेट करते हैं कि अगले साल से जब पेपर आएगा तो उसमें 9 और 10 के थ्योरम्स रटने नहीं होंगे, आपको एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी होगी। सो इट्स अ होल सिस्टम, बिकॉज़ असेसमेंट शुरू होता है, पूरी तैयारी है पीछे। वैसे हमें पढ़े हुए काफ़ी ज़माना हो गया, हमारे यहाँ भी एक ही पेपर होता था, लेकिन उनकी तरतीब इतनी मुख्तलिफ होती थी एज इन द क्वेश्चंस एंड द सब्जेक्ट। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां आप ये कह रहे हैं, पूछ नहीं सकते, जहां आप ये कह रहे हैं कि हमें ज़माना हो गया, वो चीज़ें अभी भी हो रही हैं। मुझे ये हैरान है कि कैसे इतने ज़माने के बावजूद थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड। एग्जाम्स होने का असेसमेंट का तरीका भी वही है। 5-10 साल की बात की कि आपको उम्मीद है कि हम ये बातें नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हमें आपको इस बात की उम्मीद है, हमें यकीन है कि आप 5-10 साल बाद जब हमारे शो पे आएंगे, आप एटलीस्ट लग ऐसे ही रहे होंगे। और आप लोग भी ऐसे ही लग रहे होंगे, खासतौर पे हुमा। थैंक यू। ऑलराइट, ओके, फील्स गुड टू हियर दैट। अब जरा आते हैं, क्योंकि हमने आपको कुछ पहले तो सुनाना है और फिर किसी और से मुलाकात करवानी है। आपको पता है कि वर्ल्ड कप इज इन प्रोग्रेस, क्रिकेट वर्ल्ड कप एज वी स्पीक, और पाकिस्तान की तरफ से जो एक गाना है ना, हमेशा गाना, तो वो कोई बड़ा ही जबरदस्त गाना है। अली अज़मत, द रॉक स्टार, एंड आरिफ लोहार, द बिगर रॉक स्टार, एंड द यंग टैलेंट निहाल, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, और थोड़ा सा वापस लेट्स गो बैक टू द इलेक्शंस दैट जस्ट टुक प्लेस। क्या 1 महीने से ही चल रहे थे इंडिया में इलेक्शंस, लेकिन वहाँ बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जो बीच में आ रहे हैं। जैसे कि आपको बताएं कि इंडिया में मोदी मुखालिफ जमातों की अचानक मकबूलियत में एक फैक्टर सोचा जा रहा है कि क्या शाहरुख खान बने एक फैक्टर। अब वो किस तरह बात हो रही है, हम आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आया है। इंडिया ने इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद से सोशल मीडिया और कई बड़ी पब्लिकेशंस में ये बात चल रही है वहाँ कि गुज़िश्ता साल तमाम रिकॉर्ड तोड़ देने वाली सुपरहिट उनकी मूवी थी जवान, उसका नाम था। उसमें शाहरुख खान का एक मोनोलॉग था जो कि वहाँ की आवाम के ऐसे दिलों पे और जहनों से गया, और फिर बहुत सी चीजें बदली। क्या इस मोनोलॉग ने आवाम का जहन बदलने में किरदार अदा किया? एग्जैक्टली अपने इलेक्शन से पहले इसी प्लेटफॉर्म पे, नॉट दैट वी आर ट्राइंग टू टेक द डायलॉग फ्रॉम शाहरुख खान, बट क्या बातें हम सारों ने यही नहीं की कि आप क्वेश्चन उन कंटेस्टेंट्स को सवाल पूछें जो आपसे आपका वोट मांग रहे हैं, अपनी मनवाएं, आपके लिए क्या काम हो रहा है। बड़ी बेसिक बात है जो हम हर रोज जब इलेक्शन का साल होता है तो तकरीबन हर रोज करते हैं। मतलब जब ये हमने डायलॉग सुना, ऑब्वियसली आई वाज लाइक कि ये बातें तो हम करते ही हैं और हम कितनी दफा सुन चुके हैं, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों की। शाहरुख खान, बट शाहरुख खान जब कोई बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट और होता है, और
ज़ाहिर होता है, वो इम्पैक्ट हमने देखा। इसी तरह जब भारत का ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ बीजेपी का माउथ पीस बना हुआ था, वहाँ चंद यूट्यूबर्स थे जिसमें हमने एक जिक्र किया ध्रुव रति का, जो कि इनकी सियासत का पोस्टमार्टम करते थे और इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और ये फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर बताते थे कि किस तरह से बीजेपी भारत में नफरत की सियासत को परवान चढ़ा रही है। इम्पैक्ट, जहां इम्पैक्ट की बात हो रही है फॉर अ चेंज, तो ये बहुत इनका भी और इन जैसे और भी बहुत से क्योंकि इट्स नॉट इजी, वहाँ पे भी बीजेपी की अपनी ट्रोल आर्मीज हैं जो कि आपका जीना दोभर कर सकती हैं, लेकिन उन सब के सामने डट के खड़े रहना, गालम गलोच बर्दाश्त करना, कुछ यहाँ पे भी लोग उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। हमारे यहाँ भी ऐसा पूरे खित्ते में रिलेट कर रहे होंगे। हाँ, पूरे खित्ते में रिलेट करते हैं। हमारे यहाँ भी अगर कि हर सियासी जमात के मतलब किसी पे कोई बात करते हैं, बाज़ के ज़रा ज़्यादा हैं ट्रोल्स की तादाद, वो फिर ऐसे लोग आपको गालम गलोच और आप पे हमले करते हैं और बुली करते हैं और सब कुछ होता है, हिरास करते हैं। गोइंग बैक टू द इलेक्शंस जो अभी हुए हैं, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि 2-4 चीज़ें और भी हैं, बड़ी चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि एक 1996 की मूवी थी माचिस और एक 2016 की मूवी थी उड़ता पंजाब। तो ऐसी मूवीज़ और इनकी थीम्स जो हैं उन्होंने भी बड़ा मदद की है इलेक्शन रिजल्ट्स को, बिकॉज आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माहौलियात से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर उजागर करना है और पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से लिटरली जंग लड़ रहा है। ये तो आपको पता ही ना, पिछले कुछ सालों से ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है। 2022 में बदतरीन सैलाब भी इसी माहौलियाती तब्दीलियों का एक इशारा थे, इंडिकेशन थे। बदकिस्मती से माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान का 10वां नंबर है, लेकिन हमारे लिए तो ये लिटरली एक अलार्म वाली इमरजेंसी है। हाँ। 2-3 दहाइयों से डेकेड से मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में देखे जा रहे हैं। माहौलियात के आलमी दिन पर बात करना पड़ेगी कि आगे जाने का रास्ता सर्टनली है क्या। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर माहौलियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ बताइएगा कि पाकिस्तान दुनिया के, हमने अभी बताया कि दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ क्लाइमेट चेंज बराह रास्त हम सब की ज़िंदगियों को मुतासर कर रहा है। आवाम शिकायत कर रहे हैं कि इन असरात से निपटने के लिए हुकूमत यूजुअली, क्या हमें तो करना तो दूर, कुछ सोचते हुए भी एट टाइम्स लगता है कि क्या वाकई इतनी सीरियसनेस है, तो क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये कहना कि पाकिस्तान में जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल ज़्यादती होगी ये कहना, क्योंकि ऐसा कतई नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट को क्लाइमेट चेंज के उठा के देखें, आप देखेंगे कि उसके ऊपर बहुत एक्टिवली जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो काम किया। और अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं, जब वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे भी गए, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात थी, 2 चीज़ों के ऊपर उन्होंने बिलखुसूस तौर पर बात की, जिसमें क्लाइमेट चेंज और पीस के हवाले से बात थी। और मैं समझती हूँ इसके बाद अगर पॉलिसीज़ की बात हो, एक्ट की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट जो कि रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज है, उसके ऊपर जो है मुसलसल काम हो रहा है। बिलखुसूस हालांकि ये सब्जेक्ट जो है, अब हम देखते हैं कि 4वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबों में ये सब्जेक्ट जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद फेडरेशन जो है वो हर तरह का कॉपरेशन जो है वो देने के लिए तैयार है, कॉपरेशन दे भी रही है। और हम तमाम तर सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन जो है उसकी बात कर रहे हैं। और फिर चाहे वो पॉलिसीज़ की बात हो, चाहे वो बेहतरी की तरफ बात हो, लॉस एंड डैमेज फंड की बात हो, तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है बहुत प्रोएक्टिवली जो है वो काम हो रहा है। चलिए, दैट्स गुड टू हियर कि कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ होने की अभी भी ज़रूरत है। रुमीना साहिबा, मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां हर साल माहौलियाती आलूदगी के नतीजे में हम स्मॉग का इशू जो है वो ना सिर्फ देख रहे हैं, हम उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि हर साल ये बढ़ रहा है। तो आप फैक्ट्रियां, भट्टे, बड़ी गाड़ियां, उन पर हाथ नहीं डाल पा रहे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें नज़र आ रही है कि उन पर कुछ हाथ डालें, कुछ तब्दीली वहाँ हो। नए कवानीन की अब ज़रूरत नहीं है आगे कि हम इसको कंट्रोल करें। देखिए, ये बात कहना थोड़ी सी ज़्यादती फिर होगी कि हम हाथ नहीं डाल पा रहे भट्टों पर और फैक्ट्रीज़ पे। ऐसा कतई नहीं है। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो वज़ीर आला पंजाब भी थे, तो उन्होंने इस पर एक सख्त जो है वो क्रैकडाउन जो है वो किया। और फिर उसके बाद जो बच्चे वहाँ पर काम करते थे उनके लिए दानिश स्कूल्स भी बने। और ऐसा कतई कहना जो है वो ज़रा मुनासिब नहीं है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कि हम काम नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। और दूसरा, मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जब हम बात
करते हैं स्मॉग के हवाले से, तो उसमें मैं बताऊं कि तमाम तर, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिर बात वही आ जाती है कि हमारे सूबों पे डिवाइडेड हुआ हुआ, ये डिवॉल्व हुआ हुआ है ये सब्जेक्ट क्लाइमेट चेंज का, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फेडरेशन जो है वो सोली प्रॉपर अपना तमाम तर जो है वो कॉपरेशन भी देती है, कोऑर्डिनेशन की भी बात करती है, और इसके ऊपर कमेटीज़ भी बनी हुई हैं क्योंकि सूबों को आपस में कोऑर्डिनेट जो है वो करना होता है। उसके अलावा पंजाब जो है उसमें बहुत तेज़ी से जो है इस पूरे टाइम में मरियम औरंग साहिबा जो माहौलियात को वहाँ पर देख रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने पॉलिसीज़ को भी लेकर आ रहे हैं और तमाम तर सूबे जो हैं वो इस पर काम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि हालात जो है वो बेहतर होंगे। और इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो आप हुकूमत पे नहीं दे सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बीइंग इंडिविजुअल भी अगर हम करें तो उससे बहुत सारी चीज़ों में जो है वो फ़र्क भी पड़ता है और बेहतरी भी आती है। अच्छा, एक और इससे जुड़ा मामला ये भी है और आप बराह रास्त देख रही हैं, वो है इस्लामाबाद के जंगलों की आग। अब ये बात भी हो रही है कि इस आग से शहरी आबादी मुतासर होने का खदशा तक पैदा हो चुका है। तो क्या हम जंगलात की कटाई की तरफ जा रहे हैं? क्या प्लान है? हीट वेव जब आती है तो उसके अंदर जो एक एलिमेंट होता है जैसे आग लगने का खदशा होता है, क्योंकि जो पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते जो होते हैं, उनमें एक फ्यूल जो है वो होता है, और जिसकी वजह से अगर एक हद तक जो है वो दर्जा हरारत आता है और उसके अंदर खुदा न खास्ता कोई छोटी सी गफलत जो है वो एक बहुत बड़ी तकलीफ़ और परेशानी का बायस बन जाती है। यहाँ पर जिक्र डेफिनेटली करना है उन तमाम तर अपने इदारों का जिन्होंने गुज़श्ता दिनों में जब भी आग लगी तो फ़ौरन से पहले उन्होंने क्विकली एक्शन लिया। फायर फाइटर्स ने जिस तरह आग पे काबू पाया, हमारे एनडीएमए हो, सीडीए हो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्रेशन, हमारे जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है वो, और उसके बाद हमारे जो इदारे हैं उन्होंने हेलीपैड्स के थ्रू जो है वो हेल्प किया कि ताकि आग जो है वो बहुत ज़्यादा ना फैले, और भी जान जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। लेकिन जो जंगल हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक कमेटी जो है, टास्क फोर्स कमेटी जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है, जिसके ऊपर हम लोग मिलकर काम भी कर रहे हैं। हीट वेव के ऊपर भी है, और इस पे इसके साथ साथ एक और कमेटी भी जो है वो बनी है जो कि को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कौन सी ऐसे अवामिल हैं या वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोई भी खदशात जो है ख़तरात बने, आग फैली और इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो हुए। और आपका फ़र्ज़ है कि हम कोशिश करें कि हम किसी भी छोटी सी छोटी जो है वो गफलत बहुत बड़ा एक अजाब और सानिया बन सकता है। और मैं समझती हूँ कोई भी दरख्त जो है अगर उसको किसी ने चाहे जानबूझ के जलाया क्या हुआ, तो मैं समझती हूँ कि वो एक कत्ल के मुतरादिफ है। थैंक यू आपका रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा। अच्छा, एक खबर है और वो ये है कि लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ये पहले भी हुआ था। मुझे लगता है कि लेट्स सी एंड लेट्स होप कि इस मरतबा एक्चुअली इस पे अमल दरामद होगा। सरकारी महकमों के दफातर जो हैं उनमें प्लास्टिक की बोतलें और दीगर अशिया पर पाबंदी होगी, और हुकाम का कहना है कि शहरी कपड़े के थैले और टोकरियों का इस्तेमाल करें। ऑलरेडी करनी चाहिए थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नोटिफिकेशन पहले भी हो चुकी है। प्लास्टिक बैग्स ना यूज होना, कराची में भी कई मरतबा अनाउंस हो चुका है, आपको ये होता है। फिर पेपर बैग्स वगैरह आ जाते हैं, कपड़े के थैले आ जाते हैं। कंटोनमेंट एरियाज़ में एटलीस्ट मैंने लाहौर में भी देखा है कि कपड़े के थैले, मतलब अगर शॉप्स वगैरह भी हों तो आपको प्लास्टिक बैग नहीं देते, तो वहाँ तक तो ये बात चल रही थी। लेकिन कराची में आप कंटोनमेंट में रहती हैं या तो माशाल्लाह प्लास्टिक की धड़ाधड़ ओ या बिल्कुल, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं कि ये वंस एंड फॉर ऑल हो जाए। और अगर ये सारा कुछ नहीं होगा तो ज़ाहिर कचरा कम हमारा जनरेट होगा। मतलब हर चीज़ के साथ जो बैग्स आ रहे हैं प्लास्टिक के धड़ाधड़ लंबे चौड़े, कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लगानी पड़ेगी। ये बात हमारे प्लानेट ने भी बता दी है, हमें समझ जाए इस बात को। अच्छा जी, कहाँ अरबों खरबों के मामलात की इंक्वायरी और कहाँ नाकिस दूध दही के मामलात की छानबीन। पहली बार पता चला है कि नैब गैर मेयारी दूध और दही बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। नैब रावलपिंडी ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिखकर फूड अथॉरिटी और ज़िला इंतजामिया के अफसरान को 12 जून दिन 11 बजे नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत की है। खत में कहा गया है कि मुताल्लिका हुकाम डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर ब्रीफ करें। नैब एक तरफ 190 मिलियन पाउंड केस की तफ्तीश तो कर ही रहा है, मगर दूसरी तरफ 190 रुपए किलो दूध की तहकीकात की जिम्मेदारी भी निभाएगा। नैब के इस एक्शन पर
यू कैन इमेजिन सोशल मीडिया पे दिलचस्प तबसरे जो हैं वो किए जा रहे हैं। किसी ने कहा है कि बड़े साहब के घर दूध दही बेहतर नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए कार्रवाई शुरू करने का फैसला हुआ है। क्या ऐसा ही है? अयाज अकबर हमारे साथी हैं मौजूद हमारे साथ इस्लामाबाद से। अयाज, क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका साको सबक क्या है कि भाई क्यों अचानक से ये फैसला हुआ? देखिए अब्दुल्ला, ये लेटर सामने आया और जैसे कि आप लोगों ने कहा अपनी नौईद का पहली मरतबा इस तरह का लेटर हमने देखा है। इसमें जब हमारी नैब से बात हुई है तो नैब ने कहा कि हमारे पास एक क्लॉज है प्रिवेंशियल रिजीम अंडर सेक्शन 33C, जिसके अंदर हम वो चीजें जिसकी प्रिवेंशन जरूरी है या की जा सकती है, उस हवाले से हम इसका हमारे पास यानी एक राइट है जिसमें हम ये चीजें कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप दूध दही की बात कर रहे हैं, तो हमने इससे पहले हज जब ये लोग जा रहे थे तो हमने वजारत हज को लिखा था और उनको कहा था इसी सेक्शन के तहत कि आप आए हमारे साथ बैठें कि लोगों को जो मसले मसाइल हैं उसको हल करें। बकौल नैब उसमें हम बैठे तमाम और एक कमेटी बनी हुई है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि एक डायरेक्टर जनरल है पूरे ये प्रिवेंशियल रजीम अंडर सेक्शन 33C की जो मामलात है इसको देखने के लिए एक डीजी साहब मुख्तस हैं इस काम के लिए। लेकिन हमने उनसे जब ये बात की कि जी इस तरह का पहले लेटर, तो उन्होंने कहा जी ये जरूर आपको पहली दफा लगा होगा, लेकिन इससे पहले हमने काफी दफा कई जो है वो डिपार्टमेंट्स को इस तरह के लेटर लिखे हैं कि वो आए, वो चीजें जो पहले ही एक्शन होने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम उसके हवाले से लाइमल बना रहे हैं कि एक क्राइम हो गया हमारे पास और फिर उसके बाद आ जाते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें भी दी कि जैसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के इश्तिहारात जो हैं वो छप रहे हैं, तो पहले ही क्यों ना उनको बैठाया जाए कि जब इश्तिहार आए तो पहले एनओसी मांगा जाए। तो इस तरह की चीजें उन्होंने कहा कि इसके हवाले से जो है वो हमने ये डेयरी प्रोडक्ट के हवाले से बड़ी शिकायत आ रही थी कि जी इसमें मिलावट वाला दूध है, दही जो है वो शायद किसी और उसमें केमिकल मिलाया जाता है, तो इस हवाले से तो क्या होगा, क्या दुकानदारों के खिलाफ एक्शन होगा? जो डेयरी फार्मर्स हैं वहाँ तक बात जाएगी? किस तरह से, क्या कोई दायरा कार तो होगा ना कि भाई मेरे मोहल्ले में जो दूध की दुकान है मुझे वहाँ से दूध ठीक नहीं मिल रहा, तो क्या उस दुकानदार के खिलाफ एक्शन होगा या जहाँ से दूध उसे सप्लाई हो रहा है वहाँ तक बात जाएगी? अब्दुल्ला देखिए, नैब इसमें कोई एक्शन नहीं ले सकता, ना वो लेगा एक्शन, जिला इंतजामिया नहीं लेना है। सही है। नैब ने सिर्फ उनके साथ बैठ के SOPs या TOR बनाने हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जो इस चीज की प्रिवेंशन के लिए आप लोग कर सकते हैं। लाइक जैसे आप लोग के पास हर यूनियन काउंसिल में एक असिस्टेंट कमिश्नर है, वो जाके चेक कर सकता है। फूड अथॉरिटीज मौजूद है, इस्लामाबाद में बन गई है, पंजाब में भी है, KP में भी है, उनको एक्टिवेट किया जाए। फूड इंस्पेक्टर्स जा सकते हैं। तो वो एक बेसिकली जो लेटर बता रहा है, ये जो नैब इसको क्लेम कर रहा है कि ये प्रिवेंशन है और तमाम डेयरी प्रोडक्ट की नाकिस चीजों को मार्केट में लाने के लिए उसके साथ बैठ के हम जिला इंतजामिया के साथ बैठ के इस चीज को, इसका तदारुक करें, इस चीज को रोका जाए, कैसे रोका जाए उस पर बात होगी। उस मीटिंग के लिए इनको बुलाया गया है। जबकि एक तरफ जैसे आपने कहा, हमें भी लोग हंसते हैं, कहते हैं कि हो सकता है कि डीजी नायब साहब के घर पे जो है वो डेयरी प्रोडक्ट खालिस नहीं आ रही, शिकायत होगी इसलिए उन्होंने ये लेटर लिख दिया। तो हर चीज का एक अपना एंगल तो है। वैसे यार क्या ख्याल है, यही हुआ होगा? नहीं मेरे ख्याल में तो सॉरी, लेकिन लग यही रहता किसके कैसे इतने और रोले हैं इधर, ये कैसे याद आ गई चीज? सॉरी, चलिए अगर आइए तो ठीक है, अगर कोई चीज ठीक हो सकती है इसके तहत तो फिर हो जाए। बिल्कुल आइसोलेटेड एक चीज हमने दूध दही भी उठा के, ये तो रोज की चीज है, कंजम्पशन की। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें, डायरेक्टर जनरल बहुत बड़ी, डीजी नैब एक बहुत बड़ी सीट है और आप जैसे कि 100 बिलियन पाउंड्स और इस किस्म के अरबों खरबों के जहां मामलात थे, तो मेरे और आपका मसला तो डेयरी प्रोडक्ट है ना, एक आम घर का। तो क्यों ना, अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, भले वो किसी भी एंगल से लिया हो। तो हम तो इसको पॉजिटिव देखते हैं कि अच्छी बात है कि चलें, एक वेकअप कॉल है उन लोगों के लिए भी जो शायद उन चीजों से बेखबर थे या उनको। हाँ, ये आज बिल्कुल इसका यही पॉइंट जो है ना, यही पॉइंट एक्चुअली इस बात का निकला है। तो आप हमें बताएं क्या, क्योंकि हमारे सामने तो बड़ी चीजें आती हैं जो कि सही नहीं चल रही होती हैं, दैट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, लुक्ड इनटू। तो क्या आम शहरी भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जी नैब को कि ये भी देखें, दिस इज समथिंग, ये महंगी चीज हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए? मतलब अब ये ओपन फॉर ऑल हो गई है, कुछ भी ले आओ चीज बीच में? नहीं, देखिए वो तो एक नैब का इदारा इख्तियार तो इस तरह हो सकता है कि अगर आप नैब को कोई एप्लीकेशन देती हैं कि जी मुझे इस चीज से मसला है या हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस सेक्शन के अंडर जो प्रिवेंशियल रिजीम अंडर सेक्शन 33C है उसके अंडर नैब ये क्लेम करता है कि हमारे पास
वो जो आम आदमी को मसाइल हैं उसको हम एड्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो इस किस्म की मीटिंग्स का मकसद ये जी इस किस्म के जो मकसद है मीटिंग्स का वो प्रिवेंशन है, वो उन रेलिवेंट अथॉरिटीज के साथ डिपार्टमेंट के साथ बैठ के वो TOR या SOP या मैकेनिज्म बनाना है किस तरीके से इन चीजों को रोका जाए। ये इतना ही टाइम है आज और इसमें तो और ज्यादा ओपनिंग्स दे दी हैं, हर चीज ही महंगी मिलती है, बिजली भी महंगी मिलती है, मतलब बहुत सी चीजें दैट कुड बी लुक्ड इनटू। नैप को हम ये कह रहे हैं। It's okay अगर if they are looking into this। हम आपसे इजाजत लेंगे। We're going to see you tomorrow. Bye.